Unemployment. So in the last video we discussed about the health, and there we saw what is the condition in our country and how health plays a very important role in improving the quality of a country's population. So now in this video we are going to talk about another important topic, that is unemployment. And ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये बढ़ती पॉपुलेशन के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो वर्किंग पॉपुलेशन के हैं, वर्किंग एज के हैं, मतलब कि उनकी 15 to 59 की उनकी एज है, वो इस एज ग्रुप में आते हैं और वो काम नहीं ले पा रहे हैं, मीन्स दे वांट टू वर्क, दे आर ऑफ द वर्किंग एज, वो ऐसी एज के हैं, वर्किंग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो काम करना चाहते हैं बट वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको कहीं काम नहीं मिल रहा, और इसीलिए हम उन पर्सन को क्या बोलेंगे, वो अनएम्प्लॉयड है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, अगर उन्हें जॉब नहीं मिलेगी या काम नहीं मिलेगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर वो पैसा नहीं कमा पाएंगे तो वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान है ना, हाउसिंग हो गई, क्लोथिंग हो गई, खाना पीना हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें उनकी अच्छी नहीं हो पाएंगे एंड अल्टीमेटली उनकी जो लाइफ है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी और हमारा जो देश है वो ग्रो नहीं करेगा, या जिस लेवल से हमारे देश की ग्रोथ होनी चाहिए वो फिर उस लेवल से नहीं होगी। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सो देखते हैं कि हमारी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children and helped her husband Bhuta in the field. जो सकल की मदर थी शीला, वो क्या करती थी, वो घर के कामकाज को देखती थी और वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी और उसके साथ साथ वो अपने हस्बैंड बूटा को खेतों में मदद करती थी। Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. अब सकल के जो ब्रदर एंड सिस्टर थे, ब्रदर का नाम था जीतू एंड सिस्टर थी सीतू, ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों अपना जो टाइम है वो खेलते कूदते बिताते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना, तो वो खेलते थे दिन भर और इधर उधर घूमते थे। ऐसे सकल के भाई बहन जो है वो टाइम बिताते थे अपना। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ नॉट व्हाई? तो क्या आप जो शीला हैं, जीतू सीतू हैं, इनको अनएम्प्लॉयड कह सकते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो देखो, शीला, जीतू एंड सीतू को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको वीडियो की शुरुआत में क्या बताया, अनएम्प्लॉयड हम किसी पर्सन को कहेंगे, अनएम्प्लॉयड हम ऐसे पर्सन को कहेंगे जो कि वर्किंग एज ग्रुप से बिलोंग करता है और वो काम भी करना चाहता है। ठीक है, मैंने आपको इतना बताया। अब जो सकल की मदर है शीला, शी डजंट वांट टू वर्क आउटसाइड, उनको कहीं पे जाके काम नहीं करना है। शी इज हैप्पी बीइंग अ होम मेकर, शी इज हैप्पी इन डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स। तो उनको जो भी वो काम कर रही है वो उनको अच्छा लग रहा है, शी इज सेटिस्फाइड विद दैट। वो अपने हस्बैंड की मदद करती हैं खेत में और जैसे उनकी लाइफ चल रही है वो उसके साथ खुश हैं, वो कहीं पे और जाके काम करना नहीं चाहती हैं। तो जब वो पर्सन काम करना ही नहीं चाहता, भले ही वो वर्किंग एज ग्रुप से बिलोंग करता है, तो भी हम उस पर्सन को अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे क्योंकि कंडीशन है कि वो पर्सन काम चाहता भी हो, है ना। भले ही वो वर्किंग एज ग्रुप का है बट वो काम करना ही नहीं चाहता, वो घर पे बैठा रहना चाहता है, तो हम ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। अनएम्प्लॉयड हम उस पर्सन को कहेंगे, अभी इसमें डेफिनेशन भी बताई जाएगी, इसमें एक और पॉइंट जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड हम ऐसे पर्सन को कहेंगे जो वर्किंग एज ग्रुप से है और वो काम करना भी चाहता है। इसमें एक पॉइंट क्या जुड़ेगा, काम जो ऑन गोइंग वेजेस चल रही हैं उन पे काम करना चाहता है, वो ऐसे पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अब शीला तो कहीं बाहर काम करना ही नहीं चाहती है, वो तो अपने घर में खुश है, तो इनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो अभी इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ना, ये जो आगे दिया हुआ है, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब जीतू एंड सीतू का, इनको हम क्यों नहीं कंसिडर करेंगे एज अनएम्प्लॉयड? क्योंकि हमने क्या बोला, वर्किंग एज ग्रुप के लोग होने चाहिए। अब जीतू और सीतू तो बहुत छोटे हैं, वो वर्किंग एज ग्रुप में ही नहीं आते, इसीलिए इनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। वो तो बच्चे हैं, अभी वो काम क्या करना सीखेंगे, उन्होंने तो अभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है ना, तो वो अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम इनको जो अनएम्प्लॉयड है वो कंसिडर नहीं करेंगे। अभी सेम चीज आगे और रिपीट होगी। So unemployment is said to exist when people who are willing to work at the ongoing wages cannot find jobs. Unemployment क्या है? Unemployment हम तब कहते हैं जब वो लोग जो काम करना चाहते हैं ongoing wages पे, मतलब कि मार्केट में उनको किसी पर्टिकुलर काम के लिए जितना वेतन, जितनी वेजेस दी जा रही हैं, अगर वो उस
वेज पे काम करने को रेडी हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। अब शीला जो है, शकल की मदर, वो कहीं पे काम करना ही नहीं चाहती, वो बाहर अपने डोमेस्टिक डोमेन से बाहर काम नहीं करना चाहती, तो इसीलिए हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो चाह है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, विलिंग टू वर्क, कि वो पर्सन बाहर काम करने का इच्छुक हो। शीला चाहती ही नहीं है, तो इसीलिए उसको हम डोमेस्टिक मतलब उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। अब जीतू एंड सीतू जो है वो बहुत छोटे हैं, वर्किंग एज ग्रुप के नहीं हैं, इसीलिए हम उनको इस चीज के लिए एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के लिए कंसीडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दूं। देखो, एक पर्सन है, उसका नाम है काजू, राइट। अब काजू जो है वो ना बहुत पढ़ा लिखा है, वो एमबीए कर रखी है उसने, ठीक है, काजू ने की हुई है एमबीए। अब इसको ना कहीं से जॉब ऑफर हो रही है, मार्केट में जो वेज चल रही है इसके लिए, मान लो उनको बोला गया कि हम तुम्हें, मतलब ये जहाँ पे काम मांगने जा रहे हैं, या फिर जो मार्केट में रेट चल रहा है एमबीए की पोजीशन के लिए, मतलब एमबीए जिस पर्सन ने एमबीए किया हुआ है, एमबीए क्वालिफाइड के लिए, या जिस जॉब के लिए ये चाहते हैं काम करना, उसका रेट क्या चल रहा है? मान लो 10 लाख पर एनम, ठीक है, 10 LPA कि 10 लाख पर एनम इनको जो सैलरी है वो मिलेगी। बट काजू बोलता है कि भाई 10 लाख पर एनम तो कोई ग्रेजुएट भी अचीव कर सकता है, ये तो नॉर्मल है, मैं कम से कम 50 लाख या फिर 20-25 लाख तो चलो ठीक है, 20-25 लाख पे मैं कम से कम जॉब करूंगा, ये तो बहुत कम है, मेरा काम चल रहा है, मैं बिना जॉब के रह लूंगा, बट मैं तभी जॉब करूंगा जब मेरे को 25 लाख ऑफर होंगे, या कम से कम 25 लाख ऑफर होंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये पर्सन, इसको जॉब मिल रही है, ये जो पर्सन 10 लाख पर एनम इसको ऑफर कर रहा है, वो काजू को अपने यहाँ जॉब पे रखने के लिए तैयार है, बट काजू मना कर रहा है, काजू कह रहा है कि नहीं, मैं इतने कम पे जॉब नहीं करूंगा। तो क्या हम काजू को अनएम्प्लॉयड कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद अभी मना कर रहा है, वो जो ऑन गोइंग वेज रेट चल रहा है उसके लिए वो खुद मना कर रहा है कि नहीं, वो इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कहीं पे भी जाके जॉब ले सकता है, उसको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो जॉबलेस रहने वाला है, अगर वो कहीं पे भी जाएगा तो उसको आराम से लगभग 10 लाख की उसको जॉब मिल रही है। बट काजू क्या कह रहा है? नहीं, मैं 10 लाख के लिए तो काम नहीं करूंगा, मुझे कम से कम 20-25 लाख चाहिए, जब मेरे को 20-25 लाख मिलेंगे मैं तब उस कंपनी में जाके जॉब करूंगा। काजू को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। वहीं एक पर्सन है बादाम, ठीक है, बादाम ने भी एमबीए की हुई है। अब बादाम जो है वो भी बड़ी दिल से क्या ढूंढ रहा है? जॉब ढूंढ रहा है, उसको मतलब बस जॉब चाहिए। अब हो क्या रहा है कि उसको 10 लाख की भी जॉब नहीं मिल रही, मतलब कि पोजीशंस ही नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस पर्सन को, ये मतलब बहुत ज्यादा चाहता है कि भाई मुझे अगर 5 लाख की भी जॉब मिल जाए ना तो भी मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को बस जॉब चाहिए। बट हो क्या रहा है कि इसको जॉब नहीं मिल पा रही है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग जो हैं एक पोजीशन के लिए 100-100 लोग जो है जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसमें बहुत मतलब बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, और वो उस एक पोजीशन पे जाके फिल कर दे रहे हैं, बट बादाम को मौका नहीं मिल पा रहा। तो अब बताओ, क्या हम बादाम को अनएम्प्लॉयड कहेंगे? यस, हम उसे कहेंगे, क्योंकि वो ऑन गोइंग जो भी वेज रेट चल रहा है वो उस पर काम करने को तैयार है, बट दिक्कत क्या हो रही है, उसे काम मिल नहीं रहा है। तो अब हम बादाम को जो है वो अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक, तो ये जो दो डिफरेंस हैं आपको क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप ये जो कंडीशन है आपको समझ आ गई कि अनएम्प्लॉयड कब कहेंगे हम, वो विलिंग टू वर्क होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए काम करने की ऑन गोइंग वेज रेट पे, ठीक, और वो वर्किंग एज ग्रुप का भी होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो नीदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। तो ना ही तो जीतू, ना ही सीतू और ना ही शीला, इन तीनों को ही हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करेंगे। और रीजन जो है आई एम श्योर आपको भी क्लियर हो गया होगा। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। हमारी जो पॉपुलेशन होती है उसको हमने एज के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो जितने भी बच्चे 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, ये खुद अभी पैसा नहीं कमाते, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर देयर ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट। अब 14 ईयर्स के बाद क्या होता है, 15 ईयर टू 59 ईयर्स का ये जो एज ब्रैकेट है, इनको हम कहते हैं
वर्किंग एज ग्रुप, और इसी को हम पॉपुलेशन डिविडेंड भी कहते हैं। जिसका मतलब क्या है कि ये जो एज ग्रुप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग एज ग्रुप का मतलब क्या है कि ये जो एज ग्रुप है ये काम करने वाला है, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, ये काम करता है, पैसे कमाता है और इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। तो किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस एज ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब 59 के बाद क्या आएगा, 60 प्लस लोग। तो ये जो 60 प्लस लोग होते हैं, जो एज्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट्स। क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो भी अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा पे डिपेंड करते हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप, आपके मम्मी पापा और दादा दादी साथ रह रहे हैं तो आप भी डिपेंडेंट हो, आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो, और आपके दादा दादी जो है वो भी डिपेंडेंट है, वो भी आपके मम्मी पापा पे डिपेंड करते हैं। तो आप हो गए, आपके दादा दादी हो गए, ये क्या है, ये अभी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ये भी कमा नहीं रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं। और किन पे डिपेंड करते हैं, वो इस 15 टू 59 एज ग्रुप वाले ब्रैकेट पे डिपेंड करते हैं। और ये वाला जो एज ग्रुप है ये कमा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स वाला ग्रुप है इसको हम कहते हैं वर्क फोर्स पॉपुलेशन, क्योंकि ये काम करता है, ये पैसा कमाता है। Suckle's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सकल के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जीतू एंड सीतू, वो भी बहुत छोटे हैं, वो 14 ईयर्स की से कम उम्र के हैं। तो इसीलिए अभी हम उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, उनको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। अब जो शकल की मम्मी हैं वो काम करती हैं घर के लिए, मतलब कि वो घर में ही फैमिली की देखभाल करती हैं और अपने हस्बैंड की हेल्प करती हैं। अब वो कहीं बाहर जाके काम करना नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती कि वो अपने घर से बाहर जाएं, पैसे कमाएं, वो जो भी काम कर रही है वो उसमें खुश हैं। तो उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहती। भले ही वो 15 टू 59 ईयर्स के एज ब्रैकेट में फॉल करती हैं, बट फिर भी क्योंकि वो कहीं बाहर जाके खुद काम नहीं करना चाहती, शी इज नॉट विलिंग टू वर्क, तो इसीलिए हम उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं करेंगे। क्योंकि अनएम्प्लॉयड किसे कहा जाता है, जो इस एज ग्रुप का हो, जो 15 टू 59 ईयर्स का हो, जो करंट रेट चल रहा है वेज का, उस पर काम करने के लिए रेडी हो, जो मन हो जिसका काम करने के, तो उस पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। यहाँ पे शीला का मन ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है वो काम करे, तो इसीलिए उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। Suckle's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. अब वही जो सकल के ग्रैंड पेरेंट्स है, भले ही उनका जिक्र जो है स्टोरी में नहीं किया गया है, बट मान लो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते, तो जो सकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहते, क्योंकि वो इस एज ब्रैकेट में फॉल ही नहीं करते। वो अभी बूढ़े हो गए हैं और वो भी अभी काम करना नहीं चाहते, उन्होंने जो कमाना था कमा लिया है, अब वो रिटायर हो गए हैं और वो घर पे हैं, अब वो और काम नहीं करना चाहते। तो जो सकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो इंडिया में दोनों ही, जो रूरल एरिया है मतलब कि जो गांव वाला इलाका है, और जो अर्बन एरिया है मतलब कि जो शहर वाला इलाका है, इन दोनों ही एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है। However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. बट जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है कि किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, वो रूरल एंड अर्बन एरिया में अलग अलग है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ना अलग अलग तरीके की होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो जो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी आपको आमतौर पे, वो अर्बन एरिया वाली अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ी सी अलग होगी। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो नॉर्मली हमें क्या देखने मिलता है कि रूरल एरियाज में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जैसे देखो रूरल एरिया में क्या होता है कि नॉर्मली खेती का काम होता है। अब खेती में जैसे हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, लास्ट हमारा जो चैप्टर था पालमपुर विलेज का, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो ज्यादातर लोग हैं इंडिया में वो ऐसे हैं जो कि फार्मर्स हैं। और कैसे फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं। अब वो लेबरर्स के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, वो दूसरों के खेतों पे जाके काम करते हैं। अब खेतों में 24 घंटे या फिर पूरे साल भर 12 महीने काम नहीं रहता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है जब लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जब सोइंग का पीरियड होता है, जब बीज बोना होता है, तब बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। वहीं बीच में जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उसमें वीडीसाइड्स वगैरह छिड़कना, पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कना, तो तब थोड़ा सा काम होता है। और उसके बाद हार्वेस्टिंग के टाइम पे काम होता है। तो
कुछ कुछ टाइम पीरियड्स में काम आता है, कुछ कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें कि लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जब मान लो बुआई का टाइम है, जब सोइंग का टाइम है, तब लोगों को, गांव में जो लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको काम मिल गया। बट उसके बाद क्या, उसके बाद के सीजन में क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगी। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सीजन की वजह से हो रही है, ठीक है, एक सीजन में उनके पास काम है बट दूसरे सीजन में उनके पास काम नहीं है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एग्जांपल आप ऐसे देखो, दूसरा अगर देखोगे तो जैसे छाता बनाने वाली कोई कंपनी है या कुछ लोग हैं, कोई फैमिली है, वो अपने घर में छाता बनाती है। अब छाते की जो रिक्वायरमेंट है वो तो बारिश वाले टाइम पे आती है सबसे ज्यादा। तो जब बारिश वाला मौसम होगा तो वो जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा छाते बनाएगी और बिक्री करेगी उसकी, तो वो बहुत पैसा कमाएगी। बट जब बारिश वाला मौसम नहीं होगा, दूसरे सीजन में जब सर्दी होगी, जब या फिर गर्मी होगी, तो वो वाले सीजन में उनके पास काम नहीं रहेगा। तो वो क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, की सीजन की वजह से उनकी जो वर्क है उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको दिखने में तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सारे लोग काम नहीं कर रहे। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फार्मिंग का, कि मान लो एक खेत है, ठीक है, एक छोटा सा खेत है, 2 हेक्टेयर की जमीन है। 2 हेक्टेयर की जमीन या 2 हेक्टेयर से कम वाली जो जमीनें हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है, ऐसे फार्मर्स को हम स्मॉल स्केल फार्मर्स कहते हैं, स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। तो मान लो कोई स्मॉल फार्मर है, छोटी सी जमीन है, बट उस फैमिली में लगभग 15 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है वो। उस पूरी ज्वाइंट फैमिली के पास ये छोटी सी जमीन है, 2 हेक्टेयर का लगभग उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है। अब ये 15 के 15 लोग जो हैं सारे मिलके इस जमीन पे काम करते हैं, 15 के 15 मिलके। बट अगर यहाँ पे मुश्किल से मान लो 5 लोग भी काम करें, 5 मान लो, चलो 10 लोग मान लो, अगर 10 लोग भी मिलके यहाँ पे काम करें तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से इस खेत पे काम हो सकता है अगर 10 लोग भी काम करें। बट कितने लोग लगे हुए हैं, लगे हुए हैं 15 लोग। इसका मतलब कि अगर हम इन 15 लोगों में से 5 को हटा दें तो भी इस खेत में सारा काम बहुत अच्छे से हो सकता है, इस खेत में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 लोग अगर काम करेंगे तो भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही आएगी। इसका मतलब जो 5 लोग एक्स्ट्रा हैं, ये क्या है, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है। कि मतलब इनको देखने में तो लग रहा है कि ये काम लगे हुए हैं, खेत में लग रहे हैं, बट इनका कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक्चुअली कुछ इंक्लूड या इंप्रूव नहीं कर रहे हैं उस काम में, कोई प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है इनके काम की वजह से। अगर इन 5 लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये एक तरीके से फालतू में लगे हुए हैं, ये कहीं और जाके अच्छा काम कर सकते हैं, कहीं और जाके प्रोडक्शन में इंक्रीज करवा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि दिखने में लग रहा है कि वो किसी काम में इंडल्ज है, बट एक्चुअली उतने लोगों की जरूरत नहीं है, अगर हम उनको हटा भी दें तो भी वो काम बहुत अच्छे से हो सकता है। तो जिन लोगों को हम हटा रहे हैं, या फिर जितने एक्स्ट्रा लोग उस काम में, जरूरत से ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 10 लोगों की जरूरत है बट लगे कितने हुए हैं, 15 लोग, तो जो 5 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल। तो अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब वहीं अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में क्या है, ज्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि लोग पढ़े लिखे हैं बट उसके बावजूद भी वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पे सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फिर से समझाया हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year। तो seasonal unemployment कब आती है, जब लोग साल के कुछ पर्टिकुलर महीनों में काम नहीं ढूंढ पाते। तो मैंने आपको छाता वाला एग्जाम्पल दिया और आपको जो हमारे लेबरर्स हैं, जो फार्म लेबरर्स हैं, उनका एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से जो पीक पीरियड होता है, मान लो जो सोइंग का पीरियड है, हार्वेस्टिंग का पीरियड है, तब तो उन्हें काम मिल जाएगा, बट कुछ ऐसे महीने रहेंगे जिसमें कि उनको काम नहीं मिल पाएगा। People dependent upon agriculture usually face such kind of problem। और नॉर्मली जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं उनको ये सिचुएशन देखने मिलती है। आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि खेती वाले जो लेबरर्स हैं, या फिर जो मान लो कोई ऐसा फार्मर है जिसके पास बहुत छोटी सी जमीन है और उसको कुछ ही टाइम ऐसा होता है जिसमें कि वो अपने खेत में लगा रहता है, बाकी टाइम उसके पास फ्री रहता है और वो अनएम्प्लॉयड सा रहता है, वो कहीं और जगह काम कर सकता है। तो ज्यादातर लोग जो एग्रीकल्चर में होते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। तो कुछ ऐसे बिजी सीजन रहते हैं जैसे कि
सोइंग करना, बीज को बोने वाला जो पीरियड है। हार्वेस्टिंग मतलब जो कटाई वाला पीरियड है। वीडिंग मतलब कि जब फसल उगती है तो फसल के आसपास कुछ अनवांटेड प्लांट्स मतलब कि फालतू जो छोटे छोटे घास फूस है, पेड़ पौधे, वो उग जाते हैं, तो उनको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो अनवांटेड प्लांट्स रहेंगे जमीन में तो वो जमीन का न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप में ले लेंगे और फसल को न्यूट्रिशन मिलने में कमी आएगी। तो इसीलिए जो वीड्स हैं उनको हटाना जरूरी होता है ताकि जो फसल है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके। तो जो वीडिंग वाला टाइम होता है तब लोगों को थोड़ा काम मिलता है। थ्रेशिंग मतलब कि जब फसल कट जाती है तो जो भूसा होता है उसको बीज से अलग करना या बीज को भूसे से अलग करना, वो हो गया थ्रेशिंग। तो ये सारे कामों में लोग बिजी रहते हैं, बट जब इन कामों का सीजन नहीं होता है तो उन सीजन्स में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture। तो कुछ ऐसे वर्क होते हैं, कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिनमें कि जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं उन्हें काम नहीं मिल पाता। नाउ इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। तो इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग दिखने में ऐसा लगता है कि वो सारे काम कर रहे हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है जहां पे वो काम कर रहे हैं। This usually happens among family members engaged in agricultural activity। और normally ये क्या होता है, normally ये जो disguised unemployment है हमें ऐसे केसेस में देखने मिलती है जहां पे किसी फैमिली के पास एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है और उस प्लॉट पे फैमिली मेंबर्स मिलके काम कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक छोटा सा प्लॉट है, उसपे 15 लोग हैं एक फैमिली के और वो सारे उस पे लगे पड़े हैं। The work requires the service of 5 people but engages 8 people। तो यहाँ पे इन्होंने 8 and 5 का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उस प्लॉट ऑफ लैंड पे जरूरत है सिर्फ 5 लोगों की, बट काम कितने लोग कर रहे हैं, 8 लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसका मतलब 3 लोग क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, उनकी जरूरत नहीं है। अगर हम उन 3 लोगों को हटा भी दें तो 5 लोग बहुत अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। These 3 people also work in the same plot as other। बट ये जो 3 लोग हैं वो उन 5 लोगों के साथ ही मिलके काम कर रहे हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people। तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि मान लो जब प्लॉट ऑफ लैंड पे जब 5 लोग लगे हुए हैं, प्लॉट ऑफ लैंड है, इस पे जब 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो भी 100 केजी जो है, मान लो 100 केजी गेहूं उग रहे हैं। अब इस पे जब 8 लोग काम कर रहे हैं तो भी 100 केजी गेहूं जो है वो उग रहा है। मतलब कि अगर इन 8 में से 3 लोगों को हटा दें तो 5 लोग भी सेम ही प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये जो 3 लोग हैं ये कुछ एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, राइट? इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline। अगर हम इन 3 people को भी हटा दें तो जो खेत की प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो 8 लोगों के साथ भी 100 केजी प्रोडक्शन दे रहा था और अगर हम 8 में से 3 को हटा देंगे तो 5 लोगों के साथ भी वो 100 केजी की प्रोडक्शन देगा। The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed। तो जो फील्ड है, जो खेत है, उसमें सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है और ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया छिपा हुआ है कि दिखने में तो लग रहा है कि भाई 8 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली 5 लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 लोग तो बस यूं ही लगे पड़े हैं। So in case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon। अब अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो आमतौर पे देखने मिलती है। Many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job। तो बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जिन्होंने मैट्रिक्स की होती है, जिन्होंने अपनी 10वीं की हुई है और जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर फील्ड में डिग्री हासिल की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, बट इसके बावजूद भी, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। अब एक स्टडी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स में, मतलब ऐसे लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि ग्रेजुएट हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनमें मैट्रिकुलेट से, मतलब कि 10वीं पढ़े हुए लोगों से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या ज्यादा रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स लोगों में। मतलब कि अगर हम जो ट्रेंड है वो देखें तो जो मैट्रिकुलेट्स पढ़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने 10वीं पास की है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट से कहीं ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट लोगों की, ठीक है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।
A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. तो एक paradoxical situation है. Paradoxical situation मतलब कि एक विरोधाभास सा है कि एक जगह पे आपको चीज पॉजिटिव दिख रही है एंड एट द सेम टाइम आपको नेगेटिव चीज भी दिख रही है कि कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पे जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग मिल ही नहीं रहे. There is unemployment among technically qualified persons on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. अब एक तरफ तो जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब कि जिनको टेक्निकल स्किल्स हैं, जिनके पास, या जो स्किल्स नहीं क्वालिफाइड है, जिन्होंने डिग्री ले ली है, जिन्होंने अपनी टेक्निकल डिग्री जो है हासिल कर ली है, बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही. तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही. दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या सिचुएशन हो रही है कि टेक्निकल स्किल्स की कमी आ रही है. वाइल देयर इज अ dearth ऑफ टेक्निकल स्किल्स, मतलब कि एक तरफ तो क्वालिफाइड, जो टेक्निकल क्वालिफाइड है वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास टेक्निकल स्किल्स वाले जो लोग हैं उनकी कमी आ रही है. मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं ये जॉब क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो टेक्निकली स्किल्स पोजेस नहीं करते. उनको डिग्री तो मिल गई है बट उनके पास वो स्किल नहीं है जिसके थ्रू उनको जॉब मिलेगी. तो यही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है. अब कहने को तो ये जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये तो क्वालिफाइड है बट इनको जॉब नहीं मिल रही, वहीं एक तरफ टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों के लिए जॉब की कमी हो रही है. मतलब कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे चलो आपको बताऊं, तो मान लो कहीं पे सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है. अब एक तरफ तो मान लो एक देश में 100 लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की डिग्री हासिल की हुई है, ठीक है. अब एक तरफ एक कंपनी है, देश में एक ही कंपनी है और इस कंपनी को मान लो 80 लोग चाहिए काम करने के लिए, अपनी कंपनी में सही से काम करने के लिए 80 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए ताकि उसकी कंपनी जो है वो सही से काम कर सके. बट ये जो कंपनी है वो इन 100 लोगों में से 80 लोगों को भी नहीं ढूंढ पा रही. इस कंपनी में लोग कितने एम्प्लॉयड हैं, अभी सिर्फ 30 लोग एम्प्लॉयड हैं, सिर्फ 30 लोग एम्प्लॉयड हैं और 50 लोगों की यहाँ पे वैकेंसी खाली है. अब खाली क्यों है, क्योंकि ये जब कंपनी इंटरव्यू लेती है, जब ये कंपनी लोगों का टेस्ट लेती है, 100 सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं देश में, कितने कहने को कितने लोगों के पास डिग्री है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, 100 लोगों के पास. अब जब इन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ये जो 100 लोग हैं जिनके पास डिग्री है, उनका जब टेस्ट लिया जाता है तो ये कंपनी जो है क्या पाती है कि ये सॉफ्टवेयर, ये जो 100 लोग हैं वो उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे, वो इंटरव्यू में सही से जवाब नहीं दे पा रहे, उनके पास आंसर्स ही नहीं है. इसका मतलब कि क्वालिटी की कमी है. तो यहाँ पे जो कंपनी है उसको रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 80 लोगों की थी, तो इसका मतलब होना क्या चाहिए था, अगर ये 100 लोग अच्छे से क्वालिफाइड होते, इनके पास अगर स्किल्स होती, तो इन 100 में से 80 के 80 लोग, कम से कम 80 लोग जो है वो ये कंपनी हायर कर लेती, क्योंकि कंपनी को तो अपना काम करने के लिए 80 लोग चाहिए, तो वो इन 100 लोगों का जब टेस्ट लेती तो 80 लोगों को हायर कर लेती. बट दिक्कत क्या आ रही है कि इन 100 में से 80 लोग इसको नहीं मिल पा रहे, सिर्फ 30 ही लोग ऐसे मिले जो कि एक्चुअली यहाँ पे लायक हैं इस काम को करने के, या कंपनी उनको लायक समझती है. इनके पास इन 100 में से सिर्फ 30 लोग ऐसे मिले जिनके पास एक्चुअल स्किल्स हैं, बाकी जो लोग हैं उनके पास नाम की डिग्री है बस. दिक्कत क्या आ रही है, एक तरफ तो हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि उनके पास इतनी डिग्री है, इतने क्वालिफाइड लोग हैं, दूसरी तरफ हमारी जो कंपनीज हैं वहां पे वैकेंसी खाली पड़ी है. क्यों, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स नहीं है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसकी कमी है. डर्थ मतलब होता है कमी होना, तो स्किल्स की कमी है. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है कि जो वेस्टेज हो रही है हमारे मैन पावर रिसोर्स की, ह्यूमन क्या है, रिसोर्स है, वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है. अगर पढ़ा लिखा हो, अच्छी हेल्थ का हो, तो वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है. अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि वो बंदा पढ़ा लिखा है और वो काम करना भी चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा है. इसका मतलब वो पर्सन, जो रिसोर्स है हमारा, वो वेस्ट हो रहा है. पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी. और ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे भी हैं, जो कि अच्छी हेल्थ वाले लोग भी हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जा रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं ढूंढ पा रहे. अब एक सिचुएशन तो मैंने आपको ये बताया कि जहां पे कंपनी को सिर्फ 80 लोगों की जरूरत थी और हमारे पास लोग क्वालिफाइड कितने थे, 100 लोग. अब एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पे मान लो
अभी जो हमने केस देखा उसमें से 100 लोग ऐसे थे जो क्वालिफाइड थे और उन 100 लोगों में से सिर्फ 30 लोग ऐसे थे जो एक्चुअल स्किल्स पोजेस करते हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पे मान लो इन 100 में से मान लो 90 लोग ऐसे होते, इन 100 में से मान लो 90 लोग ऐसे होते जो कि एक्चुअली बहुत स्किल्ड है, जो एक्चुअली बहुत अच्छा काम जानते हैं। बट दिक्कत क्या हो रही है कि कंपनी के पास सिर्फ 80 जो है सीट्स हैं। अब कंपनी ने क्या किया, 80 के 80 लोगों को हायर कर लिया। इन 100 में से देखो 100 में क्या है, 90 लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली बहुत स्किल्ड है और 10 लोग ऐसे हैं जो कि बस नाम के क्वालिफाइड है, जिनको काम एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आता। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, सिर्फ 80 लोगों की। तो कंपनी ने क्या किया, इन 90 में से 80 लोगों को हायर कर लिया। ठीक है, टेस्ट वेस्ट लिया और इन 90 में से 80 लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए, तो जो टॉप 80 हैं उन्हीं को कंपनी हायर करेगी, क्योंकि उनके पास वैकेंसी ही 80 लोगों की है। अब यहाँ 10 लोग ऐसे रह गए जो कि एक्चुअली बहुत स्किल्ड थे, जो एक्चुअली बहुत अच्छा काम जानते थे, बट उनको काम नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि इतनी वैकेंसी ही नहीं है। अब तो ये सिचुएशन किसकी तरफ इशारा करती है, ये सिचुएशन इस तरफ इशारा करती है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो रही, हमारे पास इतने बिजनेसेस नहीं हैं जो कि लोगों को हायर कर सकें। वैकेंसीज कम है। वैकेंसीज कम क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा बिजनेसेस नहीं है। जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे, जितनी ज्यादा ये इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा लोगों की जरूरत बढ़ेगी, वैकेंसी बढ़ेगी और उतनी ज्यादा लोगों को जॉब मिल पाएगी। तो एक दिक्कत ये भी है कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही है। इसीलिए अगर आप न्यूज वगैरह में सुनते हो तो बहुत बार क्या बात की जाती है, जॉब देने वाले बनो, मतलब बिजनेसमैन बनो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, इस चीज की बात की जाती है। क्योंकि अगर आप बिजनेस खोलोगे तो अपने साथ आप और 50,000 लोगों को, बल्कि मतलब और लोगों को आप जॉब दोगे, आप काम पे रखोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 10 लोग हैं स्पेशली, ये बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं। मतलब कि इनकी स्किल्स को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, भाई वो बहुत स्किल्ड लोग हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, इनको हम बहुत अच्छे से कहीं यूज कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या आ रही है, हमारे पास इतनी वैकेंसी ही नहीं है। तो इन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। ये एक बहुत अच्छे एसेट हैं, बट ये हमारे लिए लाइबिलिटी बने हुए हैं। ये जो बाकी 10 लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी बन रहे हैं। इनके पास भी भाई क्वालिफिकेशन तो है, बट दिक्कत क्या है कि उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो ये लोग भी हमारे लिए अच्छे खासे लोग हैं, ये रिसोर्स की तरह काम कर सकते हैं, बट ये लोग भी एक लाइबिलिटी बन रहे हैं हमारे लिए। There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. तो लोगों में अब एक मतलब उम्मीद नहीं बची है, लोग अब अपनी उम्मीद छोड़ रहे हैं। डिस्पेयर मतलब दुख है अब लोगों में। People do not have enough money to support their family. लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सही से पाल सकें। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. मतलब कि ऐसे एजुकेटेड लोग जो कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी एजुकेशन के हिसाब से सही एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में असमर्थ हो रहे हैं, अब ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सोशल वेस्ट है। मतलब कि आपने बहुत बार सुना होगा कि चपरासी की जॉब के लिए, चपरासी की पोस्ट के लिए एमबीए जो है, एमबीए इंजीनियर्स वो अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब वो पर्सन तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो एमबीए है, वो इंजीनियर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसने डिग्री हासिल की हुई है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। बट हो क्या रहा है, वो चपरासी के लिए जा रहा है, चपरासी की जॉब करने के लिए जा रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, बस 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है। अब बताओ, किसी पर्सन ने पीएचडी की हुई है, एमबीए है, वो इंजीनियर है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो पर्सन क्या काम कर रहा है, चपरासी का। तो हो क्या रहा है कि जो पर्सन की एजुकेशन के हिसाब से जो उसको जॉब मिलनी चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और इसीलिए हमारे लिए ये एक पूरा वेस्ट है, सोशल वेस्ट है, कि वो जो लोग हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि हमारे देश के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि खुद नहीं कमा रहे हैं और जो कि लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्या है, बोझ है, उन्हें हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनके लिए स्कीम्स लानी पड़ेंगी, हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि वो खुद जब बीमार होंगे तो वो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके। तो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि अब लोग हैं, लोगों को मार तो सकते नहीं है, बट उनकी जो देखभाल है, उनकी जो केयर है, वो करने के लिए हमारे देश के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज्यादा बर्डन आएगा।
द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो होता क्या है कि जो डिपेंडेंस है, ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर अनएम्प्लॉयड लोगों का भी प्रेशर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, ठीक है, एक घर में 4 वर्किंग एज के लोग हैं, ठीक है, 4 लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग एज ग्रुप से हैं, जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं और जो काम भी करना चाहते हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। बट हो क्या रहा है, इन 4 में से, मतलब 4 में से 2 लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया है। 2 लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि कमा रहे हैं। अब होगा क्या कि ये 2 लोग जो हैं, जो जो वर्किंग है, वो तो अपना पेट भर ले रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि इन 2 लोगों के ऊपर इन दूसरे अनएम्प्लॉयड 2 लोगों को भी पालने की जिम्मेदारी आ गई है, बर्डन आ गया है। कहाँ तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी लेते अगर उनके ऊपर इन 2 लोगों का प्रेशर नहीं होता, बट क्योंकि अब ये 2 लोग और हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, तो इन वर्किंग वाले लोगों के ऊपर इन अनएम्प्लॉयड लोगों का प्रेशर आ गया, बर्डन आ गया। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और ज्यादा बर्डन आ जाता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो जो लाइफ की क्वालिटी है कि कितनी अच्छी हमारी लाइफ होगी, वो बहुत ज्यादा हैम्पर करती है इंडिविजुअल की, मतलब एक पर्सन की भी और ओवरऑल हमारी सोसाइटी की भी जो क्वालिटी है लाइफ की, वो बहुत हैम्पर होती है। जैसे कि हमने ये 4 लोगों का एग्जाम्पल लिया, एक परिवार है 4 लोगों का जिसमें 2 लोग कमा रहे हैं, तो ये 2 लोग मान लो 50-50 हजार महीने की सैलरी जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब ये जो 2 लोग हैं, दोनों अपना 50-50 हजार कमा रहे हैं महीने का और उसमें ये बहुत अच्छी लाइफ जो है जी सकते हैं। बट हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो बाकी 2 लोग हैं, इनके साथ इन इन दोनों की सैलरी बढ़ जा रही है, मतलब कि क्योंकि ये जो वर्किंग लोग हैं वो इन 2 नॉन वर्किंग को भी पाल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके हक में ये कमा कितना रहे हैं, ये कमा तो 50-50 हजार रहे हैं, बट क्योंकि ये बाकी 2 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं, तो इनके हक में एक्चुअली कितना आ पा रहा है, मान लो 25,000 ही ये अपने ऊपर खर्च कर पा रहे हैं या 25,000 अपने लिए यूज कर पा रहे हैं। तो कहाँ तो वो 50,000 यूज करते, मतलब कि 25,000 एक्स्ट्रा यूज करते और बढ़िया क्वालिटी होती उनकी लाइफ की, कहाँ वो 25,000 में अपनी लाइफ निकाल रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ा। अब चारों लोगों के ऊपर 25-25 हजार आ रहे हैं, है ना, तो कम पैसा है, कम जो है वो फैसिलिटीज वगैरह अफोर्ड कर पाएंगे। अगर कोई बीमार भी हो गया तो कम पैसा हो पाएगा, इनके पास इलाज के लिए पूरे पैसे पर्याप्त नहीं हो पाएंगे, तो दिक्कत आएगी। वहीं अगर चारों के चारों एम्प्लॉयड होते, चारों के चारों मान लो 50-50 हजार कमा रहे होते, तो क्या होता, 2 लाख जो है घर में पैसा आता और वो हर एक पर्सन अपने ऊपर 50-50 हजार खर्च कर पाता और उनकी लाइफ बहुत बेटर होती। अब ये हर एक पर्सन की लाइफ तो खराब हो ही रही है, बट क्योंकि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जो कि डिपेंडेंट हो रहे हैं वर्किंग लोगों के ऊपर, तो पूरी सोसाइटी की जो क्वालिटी है लाइफ की वो हैम्पर होती है, खराब होती है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. जब एक ऐसा परिवार होता है जो कि मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा होता है, सबसिस्टेंस मतलब कि बस जब तुम अपना गुजारा कर रहे हो, ठीक है, तो कोई ऐसी फैमिली है जो कि बस अपना जीवन काट रही है, जो कि बस सबसिस्टेंस लेवल पे जी रही है, अपना बस काम चला रही है, ऐसे परिवार की क्या होती है, हेल्थ डिक्लाइन होती है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि जो वो बहुत ज़्यादा कुछ खा पी पाए, बहुत ज़्यादा वो खर्च कर पाए अपनी हेल्थ पे, ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो बस गुजारा कर पा रही है। तो उसकी जो हेल्थ स्टेटस है वो खराब होता है, साथ ही साथ जो स्कूल सिस्टम है वहां से भी बच्चों को निकाल दिया जाता है। मतलब कि घर में 2 रोटी मुश्किल से हो पा रही है, मतलब दिन में 2 टाइम का खाना वो लोग मुश्किल से जुटा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जो फीस है वो अफोर्ड कर पाएंगे? तो लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लेते हैं। Hence, unemployment has a detrimental impact on the overall growth of an economy. इसीलिए हम समझ सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल ग्रोथ, मतलब एक तरीके से क्वालिटी को खराब करना, जो हमारी जो ग्रोथ है उसको और खराब करता है, ऐसा इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश पे डालती है, हमारी इकोनॉमी पे डालती है।
इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। तो जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो किस तरफ इशारा करेगी, वो हमारी डिप्रेस्ड इकोनॉमी की तरह, मतलब कि डूबती हुई, नीचे जाती हुई इकोनॉमी की तरह इशारा करती है कि जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, उल्टा नीचे की तरफ जा रही है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज। अब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब कि उन्होंने जो पैसा एजुकेशन में खर्च किया वो भी खराब हो गया। उनके ऊपर जो लोग खर्च कर रहे हैं, जो वर्किंग लोग हैं, है ना, जो वर्किंग लोग हैं उनको पालने के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों को पालने के लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, विच कुड हैव बीन गेमफुली एम्प्लॉयड। और इनको बहुत बढ़िया तरीके से एम्प्लॉय किया जा सकता था, इनको बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए यूज किया जा सकता था, बट वो अनएम्प्लॉयड है। If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. अगर हम लोगों को as a resource, मतलब एक संपत्ति की तरह, एक पूंजी की तरह अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने आप ही एक लाइबिलिटी बन जाती है हमारे लिए। मतलब कि उसका काम क्या है कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, बट वो अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक बोझ बन गया इकोनॉमी के ऊपर। In case of India, statistically the unemployment rate is low. अब इंडिया में स्टैटिस्टिकली, मतलब कि अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट लो है। A large number of people represent with low income and productivity are counted as employed. मतलब कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम इनकम में गुजारा कर रहे हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि आंकड़ों के हिसाब से तो लोग अनएम्प्लॉयड कम है, मतलब कि ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं, बट हो क्या रहा है कि जो लोग एम्प्लॉयड भी है ना वो बहुत कम पैसों के लिए काम कर रहे हैं, जितना वो कमा सकते हैं उतना वो नहीं कमा पा रहे, वो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत कम प्रोडक्टिविटी है उनकी। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम। दिखने में तो ऐसा लगता है कि लोग पूरे साल काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनके पोटेंशियल के लिए, मतलब जितनी उनकी क्षमता है वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और उनकी जो इनकम हो रही है वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ये आप अपने एमबीए वाले एग्जांपल से समझ सकते हो कि भाई कोई पर्सन है जो एमबीए कर रखा है, वो चपरासी की नौकरी के लिए जा रहा है, वो चपरासी की नौकरी कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि भाई वो पर्सन, उसकी पोटेंशियल क्या है कि वो एमबीए, वो कोई बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल सकता है, वो किसी कंपनी में मैनेजिंग जो रोल है वो बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है, बट वो अपनी कैपेसिटी को, वो अपनी पोटेंशियल को सही से यूज ही नहीं कर पा रहा। वो एक पियोन की नौकरी कर रहा है। अब पियोन की नौकरी बुरी नहीं होती, बट द प्रॉब्लम इज कि वो पर्सन पियोन के लिए ओवर क्वालिफाइड है। वो पियोन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10वीं पास चाहिए, ठीक है। वो जो पर्सन है वो पियोन की नौकरी कर सकता है, वो भी एक अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, कोई बुरी जॉब है नहीं, बट उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ 10वीं पास। बट कोई पर्सन अगर एमबीए या फिर कोई पीएचडी पर्सन वहां पे जाएगा तो वो दिक्कत है कि वो जो पर्सन है वो अपनी क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वो जो उसका पोटेंशियल है उसको वो यूज नहीं कर पा रहा, और जो उसकी इनकम आ रही है वो एक्चुअली उसके लिए पर्याप्त नहीं है। The work that they are pursuing seems forced upon them। और लोगों के ऊपर, जो लोग काम कर रहे हैं वो दिखने में ऐसा लगता है कि उनके ऊपर लाद दिया गया है, वो जबरदस्ती वो कर रहे हैं। जैसे कि अगेन, अब किसी पर्सन ने एमबीए की थी तो ऑफ कोर्स चपरासी की नौकरी करने के लिए उसने वो एमबीए नहीं की थी, एमबीए करने में बहुत पैसा लगता है ना। तो उसने ऑफ कोर्स ये सोच के वो एमबीए की थी, वो पढ़ाई की थी कि वो एक बड़ी सी, मतलब फर्म में, बड़ी सी कंपनी में वो एक जॉब करेगा, बहुत अच्छा पैकेज जो है वो कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। बट वो क्या रहा है कि सिचुएशन ऐसी बनी कि उसे जॉब मिल ही नहीं रही, और हार के उसने क्या किया, एक पियोन की नौकरी के लिए भी जब कहीं नहीं मिल रही तो उसने सोचा चलो जहां मिले वहां से ही, तो उसने पियोन की नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो वो उस पियोन की नौकरी को खुशी खुशी नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर वो जबरदस्ती लाद दी गई है। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। और इसीलिए हो सकता है कि वो कोई और काम उनकी मर्जी का चाहे, मतलब कि वो डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी by working as a peon. They would like to work as some manager in a good company. तो उनको वो चाहिए, तो इसका मतलब वो लोग खुश नहीं है, वो लोग अंदर से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। और जो गरीब लोग हैं जिनके घर में डेली काम करेंगे तो खाना होगा, अगर एक भी दिन काम मिस कर दिया तो खाना नहीं होगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो लोग खाली बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो किसी दिन खाली बैठेंगे इट मीन्स दे वोंट हैव फूड, उनको उस दिन खाना ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो भूखे तो मर नहीं सकते, उनको पेट भरना है, काम तो करना ही पड़ेगा।
तो जो गरीब लोग हैं वो खाली नहीं बैठ सकते। दे टाइम टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। और इसीलिए जो गरीब पर्सन है, जो गरीब आदमी है, वो कुछ भी काम करने को रेडी हो जाता है, चाहे उसका कोई भी अर्निंग पोटेंशियल हो। मतलब उस पर्सन की क्षमता चाहे कुछ भी हो कि वो बहुत कुछ कर सकता है, बट हो क्या रहा है कि क्योंकि वो भूखा है, क्योंकि उसको अपने घर वालों का पेट भरना है, उसके लिए वो कोई भी काम करने को रेडी हो जाता है। Their earning keeps them on a bare subsistence level। अब क्योंकि देखो ये ना एक पूरा सर्कल बन रहा है। बंदा गरीब क्यों है? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रही है, राइट? वो पर्सन क्या हो गया? गरीब हो गया, वो अनएम्प्लॉयड है। अब क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके घर वाले भूखे बैठे हैं, भले ही उसने एमबीए की हुई है, बट उसके सामने दिक्कत क्या है कि उसको अपनी फैमिली को पालना है। तो वो पर्सन क्या करेगा? कुछ भी काम, जो काम होगा वो करने को तैयार हो गया। बट जो वो काम कर रहा है उसमें उसका अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम है, वो बहुत कम कमा पा रहा है। होगा क्या? क्योंकि वो कम कमा पा रहा है तो वो ज्यादा सेव नहीं कर पाएगा। वो जितना कमाएगा उतना ही उसके खर्चा हो जाएगा, उतना ही उसके अपनी फैमिली का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में उसका पैसा चला जाएगा। इसका मतलब वो बहुत कम सेव कर पाएगा। जब सेविंग कम होगी तो हेल्थ पे अच्छा खर्च नहीं कर पाएगा, एजुकेशन पे अच्छा खर्च नहीं कर पाएगा, और जब अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पाएगा तो उसके बच्चे जो हैं वो तो कम एजुकेटेड होंगे और उसकी वजह से भी वो गरीब रह जाएंगे। उसकी वजह से उन बच्चों को कहीं पे अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, वो कम एजुकेटेड होंगे, हेल्थ उनकी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो क्या होंगे? कहीं पे बहुत अच्छा काम नहीं ढूंढ पाएंगे। अब क्योंकि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, वो भी कम लेवल की इनकम कर रहे हैं, तो वो अच्छे से जी नहीं पाएंगे, वो गरीब रह जाएंगे, सब्सिस्टेंस लेवल पे रह जाएंगे, बस डेली अपना गुजारा करेंगे। जब अब ये बच्चे अपना गुजारा कर रहे हैं तो इन बच्चों के जब बच्चे होंगे उनकी सिचुएशन भी सेम रहेगी, क्योंकि इनके माँ बाप ने उनकी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए, वो उनकी हेल्थ के लिए खर्च नहीं कर पाए, वो तो ये एक साइकिल चलती रहेगी, जनरेशन टू जनरेशन चीजें पास ऑन होती जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब कोई पर्सन जो है, गरीब जो है, वो कोई भी काम कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो वो पर्सन क्या है? अपनी क्षमता से बहुत कम कमा रहा है, और रेगुलरली क्या होता रहेगा कि उसकी हालत ऐसी रहेगी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो बस सब्सिस्टेंस लेवल तक ही रह जाएगा। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर एक तरीके से उसको प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर जहाँ पे सारी नेचुरल चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फार्मिंग हो गई, और हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की हुई हैं। डेयरी जो है वो भी एक तरीके से प्राइमरी एक्टिविटी है, और माइनिंग हो गई, तो ये सारी चीजें हैं, राइट? तो प्राइमरी सेक्टर में नॉर्मली क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट कैसे देखी जाती है? वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब कि वो खुद से काम कर रहे होते हैं। अब खेती है, खेती में क्या होता है कि वो पर्सन का खुद का खेत है और वो अपने खेत पे अनाज उगा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है? The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है? जैसे खेती है, उसमें क्या है कि सारी के सारी फैमिली उसमें लगी पड़ी है, भले ही उस पूरी फैमिली की रिक्वायरमेंट ना हो। सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। जितने लोग उसमें लगे पड़े हैं उतने लोगों की एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट द एंटायर फैमिली शेयर्ड व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। अब हो क्या रहा है कि खेत में उतने लोगों की जरूरत है नहीं जितने लोग लगे पड़े हैं, और जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। जो इन्होंने एग्जांपल दिया था 5 और 8 पीपल वाला, तो एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें 5 लोगों की एक्चुअली जरूरत है, बट लगे कितने लोग हैं? 8 लोग लगे हुए हैं। अब चाहे 5 लोग इसमें लगे, चाहे 8 लोग लगे, प्रोडक्शन तो 100 केजी होने वाला है। अब ये 100 केजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों के बीच में हो रहा है? 8 लोगों के बीच में। मान लो इन 8 में से एक्चुअली जब 5 ही लोग कर रहे होते तो 5 लोगों के बीच में अगर 100 केजी बटता तो ज्यादा अनाज हर एक पर्सन पे आता, उसकी लाइफ अच्छी होती। बट क्योंकि 8 लोगों के बीच में अब ये काम अब ये जो सामान है जो प्रोड्यूस हुआ है 100 केजी, वो अब 8 लोगों के बीच में बट रहा है। इसका मतलब एक पर्सन के पास कम अनाज आएगा, उसकी लाइफ एक तरीके से पहले से खराब होगी। मतलब जब 5 लोग लगेंगे तो हर एक पर्सन की लाइफ थोड़ी बेटर होगी, बट 8 लोगों में 100 केजी अनाज जब बट रहा है तो उनकी लाइफ बेटर नहीं होगी, थोड़ी खराब होगी। This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduce the hardship of unemployment। अब हो क्या रहा है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें लोग
सेम पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा लोग कर रहे हैं काम, और जो भी ज्यादा लोग कर रहे हैं, भले ही ज्यादा लोग कर रहे हैं, बट वो लोग सारे मिलके उस प्रोड्यूस को, जो भी उगा है, उसको वो सारे आपस में बांट ले रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को जो दिक्कतें आती हैं, जो हार्डशिप, जो उसको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उस दिक्कत से ये लोग बच जाते हैं। मतलब ये जो 8 में से 3 लोग हैं, इनकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट क्योंकि वो दिखावटी एक तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनको जो दिक्कतें हैं वो झेलनी नहीं पड़ रही। जो सोसाइटी में जो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, वो दिक्कतों से ये बच जा रहे हैं। बट ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल इनके घर में गरीबी ही है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम द एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। मतलब कि भले ही उनको अनएम्प्लॉयड लोगों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि हर एक पर्सन के पास कम चीजें आ रही हैं, तो ओवरऑल फैमिली जो है वो गरीब रह रही है। वो 3 लोग कहीं और जाके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे और वो फैमिली की हालत जो है उसको इम्प्रूव कर सकते थे, बट वो ऐसा नहीं कर रहे। इसका मतलब फैमिली जो है वो गरीब ही रह रही है। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि हर एक हाउस होल्ड से जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो क्या करते हैं, वो विलेज से मूव करके बाहर शहर वगैरह में जॉब की खोज में जाने लगते हैं। सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो हमारे जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, इन तीनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है उसको डिस्कस किया गया है, और उसके बाद एक स्टोरी जो है वो भी डिस्कस की गई है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हर एक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, और ये जो स्टोरी है विलेज के बारे में, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि अभी आपको जो भी इसमें बताया है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि किस तरीके से रूरल एंड अर्बन एरिया में अलग अलग तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो, और किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बर्डन है। अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो देश के ऊपर एक तरीके से बर्डन होते हैं, और ये गरीबी को इंक्रीज करते जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें जो है आपको समझ आ गई होंगी।